हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवीन में। तो छात्रों, आज हम लोग समाजशास्त्र की प्रकृति, विषय क्षेत्र और इसके परिप्रेक्ष्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संबंध में होता है। ऑप्शन दिया गया है सहयोग, बी है संघर्ष, सी है सहयोग एवं संघर्ष और डी है आमने सामने का संपर्क। तो देखिए, सामाजिक संबंध में सहयोग और संघर्ष दोनों होता है। देखिए, सामाजिक संबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैक्स वेबर ने कहा था कि सामाजिक संबंध शब्द का अर्थ अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो। तो क्या है, दो बात है कि जो अर्थपूर्ण हो, यानी दो व्यक्तियों का, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ किए जाने वाला ऐसा व्यवहार जिसका एक अर्थ हो और दोनों एक दूसरे की अंतर्क्रिया से प्रभावित हो रहे हों, तो वो व्यवहार जो है वो क्या कहलाएगा? सामाजिक संबंध कहलाएगा। ठीक, सामाजिक संबंध कहलाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि सामाजिक संबंध के लिए जो व्यवहार हो वो सिर्फ सहयोगपूर्ण ही हो, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, वो सहयोग भी हो सकता है और संघर्ष भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, सहयोग एवं संघर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतरक्रिया के दो स्वरूप, औपचारिक अंतरक्रिया, अनौपचारिक अंतरक्रिया का उल्लेख किया है। देखिए, ये क्वेश्चन अभी पीजीटी में आया हुआ था, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो सामाजिक अंतरक्रिया के इन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है। ऑप्शन दिया गया है, ए है मैक्स वेबर, बी है पेरेटो, सी है वान वीज और डी है जॉर्ज सिमैल। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन ही सही है, जॉर्ज सिमैल। जॉर्ज सिमैल ने ही, देखिए, स्वरूपात्मक संप्रदाय की स्थापना जॉर्ज सिमैल ने ही की थी और इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है और विशिष्ट विज्ञान होने के कारण समाजशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी आधार पर इन्होंने सामाजिक अंतरक्रिया के दो स्वरूप बताए थे, एक औपचारिक अंतरक्रिया और दूसरी अनौपचारिक अंतरक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानता है? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जॉर्ज सिमैल ने ही क्या किया था, स्वरूपात्मक संप्रदाय की स्थापना की थी और स्वरूपात्मक संप्रदाय ही समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानता है, क्योंकि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का कथन है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु से अलग है और इसके अंतर्गत सिर्फ सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जॉर्ज सिमैल द्वारा किए गए स्वरूप और अंतर्वस्तु में भेद को स्वीकार नहीं किया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जॉर्ज सिमैल द्वारा किए गए स्वरूप और अंतर्वस्तु में भेद को स्वीकार नहीं किया है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ में। यहाँ पर पहला है ऑप्शन मैक्स वेबर, बी है वान वीज, सी है वीरकांत और डी है टानिज। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है, वान वीज। वान वीज ने ही देखिए, जॉर्ज सिमैल ने क्या किया था, सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में भेद किया था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में सर्वप्रथम भेद जॉर्ज सिमैल ने ही किया था। इन्होंने कहा था कि स्वरूप और अंतर्वस्तु दो अलग अलग चीज़ें हैं और समाजशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ इन स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, इसके अंतर्गत की अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर वान वीज वह विद्वान है जो स्वरूपात्मक संप्रदाय से ही तो संबंधित है, लेकिन इन्होंने स्वरूप और अंतर्वस्तु में इस भेद को स्वीकार नहीं किया है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है? कौन सा परिप्रेक्ष्य है अध्ययन करने का
जो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है, यानी कर्ता द्वारा किसी भी क्रिया का जो अर्थ लगाया जा रहा है उसका अध्ययन उसी रूप में करता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, बी है परघटना शास्त्र, और सी है लोक विधि विज्ञान, और डी है सभी। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में भी सामाजिक क्रियाओं या व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन कर्ता के संप्रेषण, उसकी भाषा, उसके संकेतों और प्रतीकों के आधार पर किया जाता है, यानी व्यक्तिनिष्ठ आधार पर किया जाता है। परघटना शास्त्र में भी व्यक्तिनिष्ठता को महत्व दिया गया है और लोक विधि विज्ञान में भी व्यक्तिनिष्ठता को ही बल दिया गया है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय सामग्री में। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, सीधे सीधे आपका बी वाला ऑप्शन सही है। कार्ल पियर्सन ने ही विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में, यानी अध्ययन करने के तरीके में है, विषय सामग्री में नहीं है। विषय सामग्री से विज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर विज्ञान का कोई संबंध है, वो किसी भी विषय से हो, तो वह है उसके अध्ययन करने की पद्धति, अध्ययन करने का तरीका। यानी यदि कोई भी विषय अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, किसका? वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, ठीक, तो वह विषय क्या कहा जाएगा? विज्ञान कहा जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस उपागम में भाषा के सामाजिक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता है? तो देखिए, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा अध्ययन का उपागम है जिसमें भाषा के सामाजिक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता है। देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत सामाजिक संबंधों या घटनाओं का जब अध्ययन किया जाता है, तो वह अध्ययन सामाजिक कर्ता के द्वारा अंतःक्रिया के दौरान जो भाषा, प्रतीक या संप्रेषण के तरीकों को प्रयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, उन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है? यहाँ पर सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या है? भाषा के सामाजिक पक्ष पर जोर कौन देता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में थोड़ा सा और एक पॉइंट जान लीजिए कि 1937 में इस शब्द को सर्वप्रथम हर्बर्ट ब्लूमर ने ही गढ़ा है। यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यह शब्द हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा गढ़ा गया है, और वो कब? 1937 में। हमारा अगला क्वेश्चन है छात्रों, समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ, ऐतिहासिक पथ, आनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ का उल्लेख किया है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ, ऐतिहासिक, आनुभविक और विश्लेषणात्मक, इसका सीधा सीधा आपका ऑप्शन डी वाला सही है। इलेक्ट से इंग्लिश नहीं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ बताए हैं। याद रखिएगा छात्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछा भी जाता है। इसके 3 पथ हैं, ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ। कभी कभी तीनों पथ देकर पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी इसमें से 1 या 2 देकर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज के 4 स्तरों, सरल समाज, संश्लिष्ट समाज, दोहरा संश्लिष्ट समाज और त्रिसंश्लिष्ट समाज का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए है दुर्खीम, बी है स्पेंसर, सी है पैरेटो और डी है मर्टन। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, समाज के 4 स्तरों का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकास की जो थ्योरी थी उससे प्रभावित होकर इन्होंने सामाजिक उद्विकास का नियम दिया, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। ठीक, इन्होंने सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत दिया है, अपने सिद्धांत में स्पेंसर ने समस्त उद्विकास को 2 भागों में बांटा। ठीक, एक था उसमें भौतिक उद्विकास और दूसरा था जैविक उद्विकास। भौतिक उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 3 मुख्य और 4 सहायक मान्यताएं दी। इसके अलावा इन्होंने जैविक उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए 2 नियम दिए। ठीक है,
उन दो नियमों में जो पहला नियम था इनका, सरलता से जटिलता का नियम, याद रखिएगा छात्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सरलता से जटिलता का नियम। ठीक, अपने सरलता से जटिलता के इसी नियम के अंतर्गत इन्होंने समाज के उद्विकास के 4 स्तर बताए हैं, जिसमें एक है सरल, दूसरा है संश्लिष्ट, तीसरा है दोहरा संश्लिष्ट और चौथा है तीसरा संश्लिष्ट। सरल यानी झुंड में रहना पसंद करता है व्यक्ति जब, संश्लिष्ट जब कई परिवारों के समूह एक साथ रहते हैं, दोहरा संश्लिष्ट और तेहरा संश्लिष्ट यानी कि आज का आपका जटिल वर्तमान समाज। तो क्या है आपका 9वें का बी वाला ऑप्शन सही है। हर्बर्ट स्पेंसर ने ही समाज के उद्विकास के 4 स्तर बताए हैं, सरल समाज, संश्लिष्ट समाज, दोहरा संश्लिष्ट समाज और त्रिसंश्लिष्ट समाज। विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाज से अनुकूलन करने की प्रक्रिया में भिन्नता आने से समाज की संरचना में परिवर्तन आने लगता है। समाज से अनुकूलन करने की प्रक्रिया में भिन्नता आने से समाज की संरचना में परिवर्तन आने लगता है, यह कथन किसका है? ए है स्पेंसर, बी है डार्विन, सी है दुर्कीम और डी है मर्टन। तो देखिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है। इन्होंने अपना जो जैविक उद्विकास का सिद्धांत दिया है, जो जैविक उद्विकास का नियम दिया है, उसमें इन्होंने जो दूसरा पॉइंट दिया था योग्यतम के अतिजीवन का नियम, उसी नियम के अनुसार स्पेंसर ने यह परिभाषा दी थी कि समाज से अनुकूलन की प्रक्रिया में भिन्नता आने से समाज की संरचना में परिवर्तन आने लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाजशास्त्रीय अध्ययन की 4 विधियों अवलोकन विधि, प्रायोगिक विधि, तुलनात्मक विधि तथा ऐतिहासिक विधि को विश्वसनीय माना है? ऑप्शन है ए दुर्कीम, बी है स्पेंसर, सी है मैक्स वेबर और डी है ऑगस्ट कॉन्त। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपका ऑगस्ट कॉन्त डी वाला ऑप्शन सही है। ऑगस्ट कॉन्त ने ही आपके समाजशास्त्रीय अध्ययन की 4 विधियों को विश्वसनीय माना है और अपने अध्ययन में इसका प्रयोग भी किया है। उसमें एक है अवलोकन विधि, दूसरी है प्रायोगिक, तीसरी है तुलनात्मक और चौथी है ऐतिहासिक विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकार्यवाद एक खास प्रकार का साम्यवाद कथन है। ए है ऑगस्ट कॉन्त, बी है दुर्कीम, सी है पार्सन्स और डी है मर्टन। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है। प्रकार्यवाद की सर्वप्रथम परिभाषा ऑगस्ट कॉन्त ने ही दी थी और इन्होंने प्रकार्यवाद को साम्यवाद से जोड़कर ही परिभाषित किया था। इन्हीं की ये परिभाषा है कि प्रकार्यवाद एक खास प्रकार का साम्यवाद है, यानी जिस प्रकार से साम्य के विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपने निश्चित स्थान पर रहते हुए अपने निश्चित कार्यों को करते हैं, उसी प्रकार प्रकार्यवाद के अंतर्गत समाज की प्रत्येक इकाइयाँ अपने निश्चित स्थान पर रहते हुए अपने निश्चित कार्यों को करती हैं और समाज की व्यवस्था को बनाए रखती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक है। ए है ऑगस्ट कॉन्त, बी है गिलिनेम गिलिन, सी है मर्टन और डी है मैलिनोस्की। तो कल्चरल सोशियोलॉजी ये बुक गिलिनेम गिलिन की है। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन माना है? कौन सा विद्वान है जो समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन माना है? ए है मैक्स वेबर, बी है ऑगस्ट कॉन्त, सी है दुर्कीम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों सी वाला ऑप्शन सही है, इमाइल दुर्कीम। इमाइल दुर्कीम ने ही समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन माना है। देखिए याद रखिएगा कि इमाइल दुर्कीम ने समाज के निर्माण में व्यक्ति के स्थान पर समूह को महत्व दिया है। इनका कहना है कि समाज में व्यक्ति के स्थान पर समूह महत्वपूर्ण है, समूह से ही समाज का निर्माण होता है, ना कि व्यक्ति से। समाज से अलग होकर व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है ए सांख्यिकीय पद्धति, बी तुलनात्मक पद्धति, सी वैज्ञानिक पद्धति और डी ऐतिहासिक पद्धति। तो छात्रों देखिए, अभी हमने आपको बताया था कार्ल पियर्सन की एक परिभाषा में कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि विषय सामग्री में। यानी विज्ञान का विषय सामग्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर उसका संबंध है तो वो है अध्ययन की पद्धति से, और हमने आपको बताया था वो अध्ययन की पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति। तो क्या समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, और एक विज्ञान यह क्यों है, क्योंकि यह अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। ठीक, याद रखिएगा विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक तथ्यों में निम्न में से कौन सा गुण होता है। सामाजिक तथ्यों में कौन सा गुण होता है। ए है जटिलता का, बी है सरलता का, सी है स्थिरता का और डी है तटस्थता का। तो याद रखिएगा, सामाजिक तथ्यों में जटिलता का गुण होता है। सामाजिक तथ्य सरल नहीं होते, ना ही स्थिर होते हैं, वो परिवर्तित होती रहते हैं, और ना ही उनमें तटस्थता होती है, वो जटिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं संस्थाओं का अध्ययन, सामाजिक समूहों का अध्ययन, मात्र विज्ञान और डी है समुदाय का अध्ययन। तो यहाँ पर याद रखिएगा विद्यार्थियों, देखिए समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए जॉनसन ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, और सामाजिक समूह सामाजिक संबंधों की ही एक व्यवस्था है। क्या है, सामाजिक जो समूह है उन्हीं का विज्ञान है समाजशास्त्र, और ये समूह सामाजिक संबंधों से ही बनता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। ए है क्या है का, बी है क्या होना चाहिए का, सी उचित अनुचित का और डी क्या नहीं होना चाहिए का। तो देखिए विद्यार्थियों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपका ए वाला ऑप्शन सही है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। क्या है होना चाहिए से कोई मतलब नहीं, उचित अनुचित या क्या नहीं होना चाहिए ये तो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वान अपने अध्ययन में किस विधि का उपयोग करते हैं। ए है निगमन विधि, बी है आगमन विधि, सी है तुलनात्मक विधि और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बी सही है, आगमन विधि। देखिए, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित जितने भी विद्वान हैं वो अपने अध्ययन में आगमन विधि का ही प्रयोग करते हैं, यानी पहले उदाहरण बताते हैं, फिर तथ्यों को एकत्रित करते हैं और उनका स्पष्टीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है कि अगस्त कौंत ने सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित किस पुस्तक में किया। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कभी कभी इसके खंड भी पूछ लिए जाते हैं। ए है पॉजिटिव पॉलिटी, बी है पॉजिटिव फिलासफी, सी है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी और डी है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव फिलासफी जो कि इनके 6 खंडों में है, 6 खंडों में से इन्होंने अपने चौथे खंड में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, और 1838 में, कितने में, 1838 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोशियोलॉजी शब्द गढ़ा गया है, यानी सोशियोलॉजी शब्द किसके द्वारा बनाया गया है। ए है अगस्त कौंत, बी है दुर्कीम, सी है सेंट साइमन और डी है इमैनुअल जोसेफ सीएस। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यान से और नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका अगस्त कौंत भी नहीं है, दुर्कीम भी नहीं है, ना ही सेंट साइमन है, बल्कि डी वाला ऑप्शन सही, इमैनुअल जोसेफ सीएस ने ही सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द गढ़ा है। इनकी एक पांडुलिपि है जिसमें यह शब्द सबसे पहले मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक घटना वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है, उपर्युक्त कथन किसका है। ए है ऑप्शन गिलिन एवं गिलिन का, बी है एल.एफ. वार्ड का, सी है क्यूबर का और डी है दुर्कीम का। तो यहाँ पर आपका विद्यार्थियों बी वाला ऑप्शन सही है, एल.एफ. वार्ड ने ही ये परिभाषा दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है। आइए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, स्पेंसर ने समाज को कितने भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन है सरल समाज, बी है सैनिक समाज, सी है औद्योगिक समाज और डी है बी और सी दोनों। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें एक है सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है, बी और सी दोनों। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर में जो शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता का चैप्टर है उन पर भी मेरे वीडियो हैं, देख लीजिएगा।